एक समय पर तो अमेरिका वर्ल्ड लीडर था, लेकिन उसकी जो हेजेमनी है, उसकी जो लीडरशिप है वो डिक्लाइन करती गई, और उसकी लीडरशिप के डिक्लाइन का कारण थी वेरियस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसमें से एक इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इज एशियान। एशियान के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस नजर आएंगे, आरसेप के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस नजर आएंगे, बिकॉज इट इज क्लोजली लिंक्ड टू एशियान ओनली। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नजर आएंगे मेंस में भी, प्रीलिम्स में तो आएंगी, या फिर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम देना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर आप पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो फुल फ्लेजेड आपको सिलेबस में दिया गया है कि वेरियस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रिपेयर करना है। तो हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेलिस्ट हम क्रिएट कर देंगे आपके लिए, और उसमें जाइएगा, आपको सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी जो आपको प्रिपेयर करनी है। सो मेकिंग थिंग्स इजी फॉर यू, मेकिंग थिंग्स एक्सेसिबल फॉर यू इज आवर मोटिव। सो आप याद रखिएगा एशियान की क्या चीजें हम पढ़ने वाले, 4 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। नंबर 1 एशियान है क्या, नंबर 2 इसके कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, नंबर 3 क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं एशियान को, एंड नंबर 4 इज इंडिया के जो रिलेशन है एशियान के साथ वो कैसे हैं, क्या उसमें चैलेंजेस है। अब आप कहेंगे सर इतना कुछ डिटेल में थ्योरेटिकल याद करना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो फिर आप कहेंगे सर फिर कैसे करवा रहे हो, तो याद रखना जो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करूंगा ना मैं आपको कि भाई ये कीवर्ड है, इसको तो हमेशा याद रखना, इसको हमेशा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये लिख के आना, ये मेंबर स्टेट्स है इसको एज इट इज याद करना है, तो उसी के ऊपर फोकस करना होता है। बाकी आपको लाइनें रटनी थोड़ी होती है, यहां पर लाइनें तो खुद बना लोगे, कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, बेस्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ द इंडिया के साथ कंपीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो लाइनें बनाना मत सीखा करो पीपीटी से या न्यूज़पेपर से, कीवर्ड्स उठाया करो। अब कीवर्ड्स जिसको नहीं क्लियर है इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी आगे। सो व्हाट इज एशियान, देखो बहुत से आपको मैप भी नजर आ रहे हैं। इट इज एक्चुअली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नाम ही बता रहा है उसका, जैसे कईयों का नाम रिफ्लेक्ट करता है ना कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। सिमिलरली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनकी एसोसिएशन, वेरी सिंपल। सो एशियान प्रीटी मच क्लियर। तो आपके पास मैप होना चाहिए, जब भी आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, तो मैप होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी के लिए तो बोलने की जरूरत नहीं है कि मैप होना जरूरी है, इसके लिए जरूरी था क्योंकि बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। मकसद क्या है, क्लियर समझना चीजों को, तो उसके लिए मैप होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए एनीवेज, व्हाट इज एशियान, एशियान है क्या? एशियान इज एक्चुअली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एंड ये क्या है, एक रीजनल ग्रुपिंग है। रीजनल ग्रुपिंग का मतलब आप समझते हैं, जैसे सार्क, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, या यूरोपियन यूनियन की बात करें, अफ्रीकन यूनियन की बात करें, बिम्स्टेक की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, ये सारे मैंने नाम क्या लिए हैं, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए हैं। इनका मकसद क्या होता है कि रीजन को हम इंटीग्रेट करें। कैसे इंटीग्रेट करें? अगर पॉसिबल है तो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करें, पॉसिबल है कल्चरली इंटीग्रेट करें, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट करें, ताकि डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं सभी एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएं, और वर्ल्ड में हम किसी एक देश के ऊपर निर्भर ना हो जाएं, डिपेंड ना हो जाएं। जैसे आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करें पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 की या पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की, तो अर्ली 2000s तक ज्यादातर जो देश थे वो किसके ऊपर निर्भर थे? अमेरिका के ऊपर निर्भर थे। उस समय अमेरिका वर्ल्ड की हेजेमनी एंजॉय कर भी रहा था, लेकिन आज क्या है, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है। कहने का मेरा मकसद क्या है, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट नेशंस की पावर इमर्ज हो गई है, और ये भी एक वही डायरेक्शन में एक स्टेप है कि अपनी अपनी पावर्स को इमर्ज करा के किसी एक के ऊपर डिपेंड ना रहना और खुद की भी लीडरशिप क्रिएट करना। वो ये सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये तो रहता ही है। तो एशियान इज नो डिफरेंट, बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया देखने को मिलती है हमें, कहां? साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। और इसका एग्जांपल दिया जाता है आफ्टर यूरोपियन यूनियन, कि अगर किसी ने सक्सेस ट्रूली दिखाया है, सार्क नहीं दिखा पाया, ब्रिक्स नेशंस नहीं दिखा पाए, बिम्स्टेक नहीं उतना दिखा पाई, लेकिन एशियान ने बहुत सक्सेसफुली इंटीग्रेशन शो की है। सो अब आपको समझ आ गया होगा मैप में, अब आपको दिखा भी दूंगा मैं मैप में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड किस लिए? टू प्रमोट द पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी amid the rising tensions among the Asia Pacific. So
काफी नेशंस यहां पर जो थे वो कॉलोनियल नेशंस थे, यानी कि इनके ऊपर जो यूरोपियन पावर्स थी वो रूल कर रही थी। जब यूरोपियन पावर्स इनको छोड़ के गई तो यहां पर बहुत ज्यादा टेंशंस चल रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो शुरुआत में इनका मकसद क्या था कि राइजिंग टेंशंस को हम क्या करें, सेटल डाउन करें, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, इतना सही मकसद था। लेकिन ग्रेजुअली इन्होंने क्या देखा, आगे बढ़ते गए। सो मोटो क्या है इनका, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन की बात की ना, एक ही विजन है, एक ही आइडेंटिटी हमारी और एक ही कम्युनिटी है। सो 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है एज व्हाट, एज एशियान डे, 8 अगस्त। सो एशियान सेक्रेटरीट कहां पर है जी, इंडोनेशिया, जकार्ता में। अब मैं आपसे एक छोटा सा फेवर मांग रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एशियान कब स्टैब्लिश हुआ था, एशियान कब स्टैब्लिश हुआ था, आरसेप क्या चीज है, व्हाट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब फुल फॉर्म मत लिख दीजिएगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एनीवेज, सो मेंबर नेशंस देखिए, ये मैप है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। यहां पर आपको सारे मेंबर कंट्रीज भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया। सो हियर आपको इंडोनेशिया भी नजर आ रहा है, यू कैन वेरी वेल सी ओवर हियर। मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूने, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। सो म्यांमार भी आपको नजर आ रहा है, वियतनाम भी, लाओस, कंबोडिया, देन सिंगापुर इज हियर, देन मलेशिया इज हियर, देन थाईलैंड यू हैव सीन, देन इंडोनेशिया मैंने आपको दिखाया, ब्रूने दिखाया, फिलीपींस दिखाया। ये सब क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसके मेंबर्स हैं। मेंबर नेशंस वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टेट पीसीएस में मेंबर नेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट पीसीएस में सेक्रेटरीट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। सो हियर इट इज मेंशन्ड ओवर हियर कि कहां पर इसका सेक्रेटरीट है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया, बस उस ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग पे रख लेना कि इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन चाहिए, सोशल इंटीग्रेशन चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स ले पाए एक दूसरे से और सेंस में स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की भी बात करनी पड़े तब भी की जा सकती है। सो सी, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, सोशल प्रोग्रेस चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट चाहिए फॉर प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ एशिया। तो आप ये 3 शब्द याद रखिए प्राइमरली, क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ एंड कल्चरल ग्रोथ, बस 3 चीजें याद रख लो। पॉलिटिकल ग्रोथ भी यू कैन मेंशन, 4 चीजें, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ या डेवलपमेंट। इन शब्द को इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। बस उसके बाद बाकी लाइन कैसे बनाई गई है वो आपका काम नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? सो नेक्स्ट मेन एम क्या है, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ये इनका इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या करना है, यहां पर प्रमोट करना है रीजनल पीस को एंड स्टेबिलिटी को। यहां पर स्टेबिलिटी लानी रीजन में, इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना। इवन इंटरनेशनल रिलेशन जब डिसिप्लिन आया, सब्जेक्ट आया, उसका भी मोटिव क्या था, वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश करने का ही तो मोटिव था, अदरवाइज वो आता ही ना सब्जेक्ट। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमें पूरा इवॉल्व होता नजर आ रहा है इंटरनेशनल रिलेशन विद द मकसद के वॉर को रोक दे, पीस एस्टैब्लिश कर दे, वही इंटरनेशनल रिलेशन का बेस है। अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, स्टेबिलिटी लाने की बात करिए। अदरवाइज स्टेबिलिटी लाने की जिम्मेवारी किसकी, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस को बनाने वाला कौन, अमेरिका। तो वो वैसे इंस्टीट्यूशंस के रूल्स बनाएगा, वैसे स्टेट्स बनाएगा, या आई मीन टू से इंस्टीट्यूशंस बनाएगा जो उसको फेवर करेंगे, इजंट इट। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ एक देश के द्वारा बनाए गए हों, सिर्फ उसको फेवर कर रहे हो, उन इंस्टीट्यूशन से एक बाहर निकलने का स्टेप था, उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने का स्टेप था एशियान। सो टू प्रमोट द साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज फाइंड, to maintain close relation and I mean to say to maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organization। so ठीक है, सारी डिप्लोमेटिक बातें चल रही हैं, कुछ रियलिस्टिक बातें भी चल रही हैं, कुछ आइडियलिस्टिक बातें भी चल रही हैं, तो दोनों तरीके से चल रही हैं। ये तो था जी एशियान है क्या, उसका मकसद क्या, अब चैलेंजेस के बारे में देख लेते हैं। अब जो काम कर रहे हैं वही चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आएंगे, कल्चरल चैलेंजेस आएंगे, पॉलिटिकल चैलेंजेस आएंगे, वही चैलेंजेस की यहाँ बात हो रही है। रीजनल इंबैलेंस है यहाँ पर इन द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ इट्स इंडिविजुअल मार्केट्स। कहने का मकसद क्या है कि कुछ एशियान नेशंस बहुत गरीब हैं, कुछ एशियान नेशंस बहुत अमीर हैं, और जो अमीर हैं वो अपने रिसोर्सेज शेयर करना सही नहीं समझते हैं, यही मकसद है एशियान का। सो इस गैप को ठीक करने की बात की जा रही है। जैसे सिंगापुर की बात करें, उसकी हाईएस्ट जीडीपी है, कंबोडिया का पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज्यादा कम है। तो ऐसे में हाउ आर यू ट्राइंग टू से कि वी आर गोइंग फॉर व्हाट, वी आर गोइंग फॉर द इंटीग्रेशन, वी आर गोइंग फॉर EU टाइप मॉडल, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी जिसमें कोई भी डेप्रिवेशन नहीं होगी। However, having said all these challenges, it is a successful organization, ये काम कर रहे हैं बढ़िया। So less developed countries face resource constraint, तो ये एक ही चीज है जो हमने बात की है। और देख लेते हैं चैलेंजेस का। So यहां पर आपको डेमोक्रेसीज भी नजर आएंगी, कम्युनिस्ट रिजीम्स भी नजर आएंगे और अथॉरिटेरियन स्टेट्स भी नजर आएंगे। तो ये मिक्स में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना
नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बट फिर भी सेम चीज बोल रहा हूं, इन चीजों के बावजूद भी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अब साउथ चाइना सी की बात करें, इस साउथ चाइना सी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं। कुछ लोग चाइना का साथ देंगे, कुछ लोग साउथ चाइना सी में चाइना को एक्सक्लूड करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे यहां पर हमारा है, कुछ बोलेंगे हमारा यहां है। तो यहां पर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है साउथ चाइना सी। आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि साउथ चाइना सी कैसे यहां लग रही है और इनका जो रिफ्ट है उसके रिगार्डिंग चलता आया है। अब इसके अलावा ह्यूमन राइट्स इश्यू के ऊपर इनकी डिवीजन है, जैसे रोहिंग्यास के इशू पे म्यांमार के ऊपर, तो म्यांमार को पुश किया जाता है रोहिंग्यास को अकोमोडेट करने के लिए, म्यांमार जो कि एशियान का मेंबर है वो नहीं करता है। तो ये रियलिस्टिक चैलेंजेस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। अगर आपको आंसर में एनालिटिकल आंसर लिखना पड़ गया, क्रिटिकल एनालिसिस करने पड़ेंगे, तो इन चैलेंजेस के ऊपर आप जरूर लिखेंगे। नाउ व्हाट अबाउट द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियान। इंडिया एंड एशियान के बीच में हम कोऑपरेशन की बात करें तो कितनी सक्सेसफुल है, क्योंकि पहले तो हम देखते हैं ये क्या चीज है, कौन मेंबर कंट्रीज है, क्या उनके चैलेंजेस है, फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो इंडिया का जो रिलेशनशिप है एशियान के साथ, एक की पिलर है उसकी फॉरेन पॉलिसी का। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, लुक ईस्ट पॉलिसी, फिर क्या बोला, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फिर क्या बोला, इंडिया वांट्स टू बी द नेट developmental provider in the region, net security provider in the region. India wants to portray itself not as a big brother but as an elder brother. तो ये सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए यू कैनॉट इग्नोर एशियान। तो उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक की पिलर है क्या, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। So India has a separate mission to ASEAN and East Asia Summit in Jakarta। तो उसके सेपरेट मिशन है जिसमें वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन पे बहुत फोकस देता है अपनी कंट्री के, तो वो बोलता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के थ्रू एक्ट ईस्ट करेंगे, पहले नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करेंगे। आई होप आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यहां पर भी इन्होंने सेपरेट मिशन क्रिएट करके इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की किसकी, इस रीजन की। सो 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी एशियान के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझते हो? एक चीज समझाता हूं आपको, एक होता है एलाय शब्द और एक होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एलाय शब्द में क्या होता है कि हम सिक्योरिटी वाइज, मिलिट्री वाइज इंटीग्रेट हुए हैं कि अगर हमला होता है साउथ कोरिया के ऊपर तो समझ लीजिएगा अमेरिका के ऊपर हमला हो गया। अगर कोई और नेशन के ऊपर हमला हो रहा है जो कि नाटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका का गैंग, जिसमें वो बोलता है इस गैंग का हिस्सा बन जाओ, आपको कोई खतरा नहीं, कोई आप पे हमला करेगा मैं आ जाऊंगा। अगर कोई और हमला कर रहा है तो बाकी सारे नेशन आ जाएंगे। कहने का मकसद है कि हम सभी मिलके अपने मेंबर्स को बचाएंगे, तो उसको तो हम बोलते हैं अलाय। लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होती है उसमें अलाय नहीं बना जाता। यहां पर तो कंपलसरी आना पड़ता ना, यहां पर नहीं आ सकते, आप आओ चाहे ना आओ, आपकी मर्जी। नंबर 1 दिस। नंबर 2, सिर्फ मिलिट्री पर्सपेक्टिव से नहीं होता, इसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी पार्टनरशिप होती है, इसमें कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी पार्टनरशिप होती है, सोशल पर्सपेक्टिव से भी पार्टनरशिप होती है। तो सभी एंगल इसमें अकोमोडेट किए जाते हैं। जैसे अमेरिका के साथ हमने सिविल न्यूक्लियर डील भी की, अमेरिका के साथ हमने मिलिट्री अग्रीमेंट्स भी किए हैं, एंड अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाइना के साथ भी 2003 में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, अमेरिका के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये 2 शब्दों में मैंने आपको समझाना था कि डिफरेंस क्या होता है। यही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप करेंगे सिर्फ मिलिट्री वे में नहीं, बल्कि इकोनॉमिक वे में भी, कल्चरल वे में भी, सोशल वे में भी, हर तरीके से हम पार्टनरशिप करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। लेकिन बाइंडिंग नहीं है क्या चीज कि अगर आप पे हमला हो जाएगा तो हम भी आ जाएंगे, जो कि अगर आप ऐसी वादे चाहते हो तो आपको अलाय बनना पड़ेगा। Is that clear? इंडिया किसी का स्ट्रेटेजिक अलाय नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है कि मेरे साथ ही मेरा नेबर कौन है, चाइना, मैंने थोड़ी उसको ऑफेंड करना, मेरे को जरूरत ही क्या है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कीजिए। और इसी चक्कर में क्वाड भी जब आया था, क्वाड इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था चाइना को कंटेन करने में, इसीलिए अमेरिका ने क्या बोला कि अगर आपको क्वाड से तसल्ली नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम यहां पर एक और रीजनल ग्रुपिंग लेकर आएंगे, और आप उस रीजनल ग्रुपिंग का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट, अनजूज मत कह दीजिएगा। क्वाड अंजुस के अलावा एक और ग्रुपिंग है जो इस रीजन में आई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्रुपिंग, आप मुझे बताइएगा। सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देन यू हैव एशियन इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर एशियन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव टू मेंशन दीज फैक्ट्स। अगर आप 2023 के टॉपर की बात करेंगे ना, आप उनकी आंसर कीज चेक करेंगे, कौन सी, आई मीन टू से आंसर शीट्स ऑनलाइन पड़ी होती है, बहुत अवेलेबल मिल जाएंगी, तो उसमें एक ट्रेंड आपको नजर आएगा कि फैक्ट्स के ऊपर बहुत जोर दिया था। देखो आपका दोस्त कौन है, आप जाके इन पर्सन तो मिलने से रहे इन ऑफिसर्स के पास, ना ही आपके पास टाइम है। अब उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास पड़ा है। कैसे पड़ा है? आपके पास
उनकी आंसर शीट्स मिल जाएंगी, तो यू कैन गेट टू नो कि इसका ट्रेंड क्या था, ये बंदा कैसे लिखता था, कैसे इसने मार्क्स स्कोर किए। उनकी बहुत रिलायंस थी किसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर रिलायंस रखोगे तो क्लियर कर दोगे, नो, नहीं भी रखोगे तो नहीं क्लियर कर पाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ अगर फैक्ट्स आप याद कर पा रहे हैं तो जरूर कीजिए उनको याद। So ASEAN is India's fourth largest trading partner, very much important. India's trade with ASEAN stands at approximately 10.6% of the overall trade. ठीक है, 10% अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो, 11% लिख सकते हो कि इंडिया का जो ट्रेड है वो एशियान के साथ हो रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का वही अगेन 11%, कॉमन नंबर रख सकते हो, कैसे फैक्ट्स को याद कर सकते हो। हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, जैसे मैंने आपको बोला ना कीवर्ड्स क्या होता है, ये कीवर्ड्स हैं। एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल वाज सेट अप इन 2003। ओके, एनीवेज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बताया, कल्चरल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन, तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको बोला था। सोशल कल्चरल कोऑपरेशन देखिए, सो बस आप इतना रखिए, सोशल कल्चरल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, इतना ही याद रह जाए आपको, वही बहुत है। फाइनेंशियल कोऑपरेशन, सी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना कि लाइनें नहीं याद करनी, कीवर्ड्स याद करने गाइस। सो दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली डायलॉग, दोनों कीवर्ड्स हैं। टू आइडेंटिफाई कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन, ओशंस में कोऑपरेशन कहां कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए। दिल्ली डायलॉग टू डिस्कस द पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन एशियन एंड द इंडिया, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एशियन इंडिया सेंटर टू अंडरटेक द पॉलिसी रिसर्च, ये भी कीवर्ड है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, बस इतना ही सिर्फ लिखते जाओगे ना तो आपके कीवर्ड्स बनते जाएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर एशियन, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मजा आया क्लास अटेंड करके। अगर आया तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, लाइक मत करना, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।